गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास में उपयोगिता विश्लेषण जो कि पिछली क्लास में स्टार्ट किया था, उसके अंतर्गत उपयोगिता क्या होती है, इसके बाद कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बारे में चर्चा की एवं सारणी एवं रेखा चित्रों की सहायता से टीयू और एमयू का संबंध पूरा हो चुका। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करेंगे कि टीयू वक्र पर, जो कि आपका कुल उपयोगिता वक्र है, इस पर सीमांत उपयोगिता कैसे ज्ञात की जा सकती है, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। कल या पिछली क्लास में जो टॉपिक कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का पढ़ा, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 100% आता है, चाहे आपका 4 नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे आपके 10 नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे आपके 20 नंबर का क्वेश्चन हो, तो उसको आप आराम से तैयार करिए। कोई समस्या है तो पूछिए। आज चर्चा करते हैं कुल उपयोगिता वक्र पर सीमांत उपयोगिता यानी एमयू को ज्ञात कैसे किया जाता है। तो टीयू वक्र पर मैंने आपको पहले बता दिया, मैं कुल उपयोगिता को टीयू बोलूंगी, आप लोग भी ऐसे ही बात करेंगे। टीयू वक्र पर एमयू को ज्ञात करना या टीयू वक्र पर एमयू का पता लगाना, ज्ञात करना एक ही बात है। एमयू निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, डेल्टा टीयू अपॉन डेल्टा क्यू। हमेशा ध्यान रखना इस फॉर्मूले को, आगे भी काम आएगा। डेल्टा टीयू अपॉन डेल्टा क्यू। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार आप एमयू निकालोगे उसी प्रकार एमआर भी निकालेंगे, एमसी भी निकालेंगे, फॉर्मूले सेम रहेंगे, सिर्फ यहाँ पर चीज चेंज हो जाएगी। जैसे एमआर निकालने के लिए, आर का मतलब रेवेन्यू होता है, तो यहाँ पर डेल्टा टीआर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका डेल्टा क्यू। तो फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा। डेल्टा क्यू वस्तु की इकाइयों में परिवर्तन होता है, डेल्टा का मतलब अंतर होता है। अब टीयू वक्र पर एमयू निकालने के लिए एक चित्र बनाना पड़ेगा और उस चित्र के द्वारा ही आप उस टीयू वक्र के किसी भी बिंदु पर एमयू को आसानी से ज्ञात कर सकते हो इस डायग्राम के द्वारा। देखिए इसको, सबसे पहले अपन चित्र बनाते हैं। ये एक्स एक्स होता है, बता रहा मैं आपको, ये आपका वाई एक्स होता है। लंबवत अक्ष जो होता है वो वाई अक्ष और जो क्षैतिज अक्ष होता है वो आपका एक्स अक्ष होता है। 0 अक्ष पर वस्तु की मात्रा आती है। क्या आती है? वस्तु की मात्रा। और जो 0 वाई अक्ष होता है उस पर आता है आपका कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता। कल टीयू के बारे में बताया मैंने आपको। टीयू शुरू में घटती हुई दर से बढ़ता है, फिर अधिकतम होता है और उसके बाद वो घटने लग जाता है। जैसे जैसे वस्तु की इकाइयों का उपभोग लगातार होता चला जाता है, टीयू बढ़ता है, अधिकतम होता है और उसके बाद घटने लग जाता है। इस टीयू के या टीयू की स्थिति पर ही एमयू की स्थिति डिपेंड करती है। जब टीयू घटती हुई दर से बढ़ता है तो एमयू घटने लगता है, जब टीयू अधिकतम होता है तो एमयू शून्य होता है और जब टीयू घटने लगता है तो एमयू ऋणात्मक हो जाता है। ये मैंने कल आपको टीयू और एमयू के संबंध के से करके तीनों चीजें क्लियर
कर दी थी। अब इसमें देखिए टीयू वक्र आपका y अक्ष पर है, इसको यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हुए ये आपने बना दिया टीयू वक्र। ऐसे बनाना है इसको। यहाँ पर देखो जब हमने कोई भी वस्तु की मात्रा यूज ही नहीं की 0, तो आपका टीयू भी क्या होगा 0 होगा। 1 करोगे तो उपयोगिता बढ़ेगी, 2 करोगे तो और बढ़ेगी, 3 करोगे तो और बढ़ेगी, 4 करोगे तो और बढ़ेगी, 5 या 6 पर अधिकतम होगी। 7वीं इकाई का जब आप उपभोग करोगे तो टीयू घटने लग जाती है। अब इसके अंतर्गत जैसे जैसे हम चित्र बनाएंगे इसका वर्णन भी साथ के साथ मैं आपको बताती चलती हूँ। मान लीजिए हमें टीयू वक्र के ए बिंदु पर, टीयू वक्र के ए बिंदु पर जो है सीमांत उपयोगिता का पता लगाना है। ये आपका ए वक्र है, ये वाला, यहाँ ए बिंदु डाल दीजिए। इस बिंदु पर अपने को क्या पता लगाना है, एमयू का पता लगाना है। अब ए बिंदु पर पी क्यू स्पर्श रेखा डालते हैं। ये जो ए बिंदु है इस पर पी क्यू, ये पी क्यू एक स्पर्श रेखा डालेंगे। ये स्पर्श रेखा डालते हैं और यहाँ नाम दे दिया आपने पी, और इसको आगे तक ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू ये हमने एक स्पर्श रेखा डाली, अब इसको आगे तक ले जा सकते हो। जब आप स्केल से डालोगे स्ट्रेट आएगा। इसके बाद देखिए क्या करना है, जो एक्स एक्स को बाईं तरफ बढ़ाने पर पी बिंदु पर स्पर्श करती है। बाईं तरफ जब अपन इसको बढ़ाएंगे, ये स्पर्श रेखा डाली, इसको जब यहाँ तक बढ़ाएंगे तो एक्स बिंदु के एक्स जो अक्ष है उसको पी बिंदु पर स्पर्श करेगी। इस स्पर्श रेखा का डाल आर ए, अब ये जो है इसको इधर लेके आएंगे, वस्तु की मात्रा पर, और यहाँ नाम डालेंगे आर। क्या डालोगे, आर। अब जो ये ए बिंदु है इस पर जो स्पर्श रेखा का ढाल होगा वो होगा आपका आर ए अपॉन आर पी, आर ए अपॉन आर पी। किस पर, ए बिंदु पर। ए बिंदु पर एम आर कितना होगा, आर ए लिखो चाहे ए आर लिखो कोई दिक्कत नहीं है, आर ए अपॉन आर पी। ये आर ए क्या है, लंब, आर पी क्या है, आधार। इसी प्रकार तो निकालते हैं लंब अपॉन आधार या लंब बटेरे आधार। जो वस्तु की 0 आर मात्रा पर, वस्तु की मात्रा कितनी है 0 आर मात्रा पर, जो एमसी का ढाल होगा वो होगा आपका आर ए अपॉन आर पी, मतलब लंब अपॉन आधार। आधुनिक अर्थशास्त्र के इस तरह के अध्ययन का बड़ा महत्व है। ये जो एमयू टीयू वक्र से एमयू निकाला गया है, ये एमयू आधुनिक अर्थशास्त्र के कारण निकाला गया है, इसलिए इसका बड़ा महत्व माना जाता है। पाठक ये आप लोग कोई भी बिंदु टीयू वक्र के कोई भी बिंदु पर जो है इस प्रकार एमयू निकाल सकते हो। जिस बिंदु पर टीयू अधिकतम होता है उस पर स्पर्श रेखा 0 एक्स एक्स के समानांतर होगी। ये देखो यहाँ पर टीयू अधिकतम है ना, अधिकतम यहाँ पर जहाँ टीयू अधिकतम होता है वहां पर आपको एमयू का पता लगाना है, तो इस बिंदु पर अपन स्पर्श रेखा डालेंगे ऐसे, एक्स एक्स के समानांतर। नाम लिख दो, एलएम लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो अधिकतम बिंदु है इसको आप एस मान सकते हो। इस बिंदु पर अपने को पता लगाना है किसका, एमयू का। तो अब देखो इसको यहाँ पे नीचे लेके आएंगे ऐसे, तो ये हो गया एस एन कर दो। अब यहाँ पर
उसके सामने है, समानांतर है। अतः यहाँ पर जो स्पर्श रेखा डलेगी उसका मतलब ये होता है कि इस बिंदु पर जो MU होगी वो कैसी होगी, शून्य होती है। यहाँ पर देखो इसका लंब कितना है, SN। तो S बिंदु पर MU का जो ढाल होगा वो होगा S अपॉन 0n, ये अपॉन ये। तो S बिंदु पर इसका ढाल SN अपॉन 0n होगा। SN आपका क्या है, लंब, और 0n क्या है, आधार। तो यहाँ पर MU कैसी होगी, शून्य होगी। यहाँ पर MU शून्य होती है। इस प्रकार आप TU वक्र के किसी भी बिंदु पर जो है MU ज्ञात कर सकते हो। क्योंकि जो स्पर्श रेखा हमने खींची है इसका ढाल शून्य है, इसलिए MU भी शून्य होगा। ये नेक्स्ट बात करते हैं। कल मैंने आपको बताया पानी में हीरे की पहेली, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानी में हीरे की पहेली क्या है, स्पष्ट कीजिए। पहले इस डायग्राम को याद बना लीजिए आप लोग, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी ठीक लगे। इसके बाद पानी में हीरे की पहेली के बारे में चर्चा करेंगे। पानी व हीरे की पहेली, पहेली होती है पहेली। पानी व हीरे की पहेली क्या है, कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता, जिसको TU और MU बोलते हैं, इसका अंतर स्पष्ट करते हुए हीरे व पानी का एक सुप्रसिद्ध उदाहरण लिया जाता है, जिसकी चर्चा की जाएगी। पानी की कुल उपयोगिता कैसी होती है, क्या बिना पानी हम रह सकते हैं, नहीं रह सकते। अगर पानी आपको एक दिन भी ना मिले तो आपका शरीर जो है स्वस्थ नहीं रहता है। कहने का मतलब पानी की कुल उपयोगिता बहुत अधिक होती है। पहली बात तो पानी की TU बहुत अधिक होती है। अब बात करें हीरे की, हीरा की TU बहुत कम होती है। यदि आपके पास हीरा ना हो या आपको हीरा ना दिया जाए तो आपका उस हीरे के अभाव में क्या शरीर पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो पानी की कुल उपयोगिता बहुत अधिक होती है, जबकि हीरे की उपयोगिता अपेक्षाकृत कम होती है। कहने का मतलब व्यक्ति पानी के बिना नहीं रह सकता है, लेकिन हीरे के बिना रह सकता है। पानी अगर नहीं होगा तो हो सकता है उसके प्राणी ना रहे, लेकिन अगर हीरा नहीं होगा तो उसके प्राणों पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसे कोई ज्यादा क्षति नहीं होगी। इसलिए फिर भी पानी बहुत सस्ता और हीरे बहुत महंगे क्यों होते हैं कि पानी की TU उपयोगिता बहुत ज्यादा है, फिर भी पानी कैसा है, सस्ता है। पानी की कीमत क्या है, सस्ती। तो पानी सस्ता है और हीरा जिसकी उपयोगिता बहुत ही कम है, जिसके बिना हम रह सकते हैं, हमारे जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ने
वाला, फिर भी हीरा महंगा क्यों माना जाता है, इसके बारे में इसका उत्तर जो दिया जाएगा वो इन दोनों की सीमांत उपयोगिताओं के अंतर में देखने को मिलता है। यानी पानी और हीरे की सीमांत उपयोगिता से ही वस्तु की कीमत निर्धारित होती है, ना कि कुल उपयोगिता से। कहने का मतलब कोई भी जो वस्तु है उसकी जो कीमत निर्धारित होगी वो कीमत उसकी सीमांत उपयोगिता के अकॉर्डिंग निर्धारित होती है, ना कि वस्तु की कुल उपयोगिता के द्वारा। कीमत सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करती है, न कि कुल उपयोगिता पर। ये मैंने आपको बता दिया। आप लिख सकते हो यहाँ पर जो कीमत है, कीमत MU पर निर्भर करती है, न कि TU पर। इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना ताकि आपको पता रहे। कीमतें हमेशा सीमांत उपयोगिता पर निर्धारित करेगी, ना कि कुल उपयोगिता पर। पानी की अधिक मात्रा को उपभोग होने से इसकी सीमांत उपयोगिता कम होती है। जैसे जैसे, जो कि मैंने आपको कल एक सारणी के द्वारा बताया, व्यक्ति जैसे जैसे किसी वस्तु का यूज एक समय में, समय कैसा हुआ है, दिया हुआ है, एक समय में जब उपभोग करता है तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता लगातार बढ़ती चली जाती है। जैसे कि पहले 12, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0, फिर -2। कहने का मतलब पानी का यूज ज्यादा होने से उसकी सीमांत उपयोगिता कम होती है, जिससे उसकी कीमत भी क्या होगी, कम होगी। पानी का उपभोग, पानी का उपभोग अधिक होने से उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता भी, पानी का उपभोग अधिक होने से उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता भी कम होगी, जिससे पानी की कीमत कम होती है। भाई जिस वस्तु का आप उपभोग ज्यादा करोगे तो उसे प्राप्त होने वाली उपयोगिता कम होती जाती है। तो सीमांत उपयोगिता कम होती है, जिससे इसकी कीमत भी कम होती है। इसके विपरीत हीरो की खरीद कम की जाती है। हीरो की खरीद कम की जाएगी तो उसकी सीमांत उपयोगिता कैसी होगी, ऊंची होगी। जब हीरो की सीमांत उपयोगिता ऊंची होगी तो उसकी कीमत भी ज्यादा होती है। आप यहाँ लिख सकते हो, हीरो या हीरे का उपभोग कम होने से उससे प्राप्त होने वाली MU भी अधिक होती है, इसलिए हीरे की कीमत अधिक होगी। अतः इसके द्वारा आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जो कीमतों का निर्धारण है वो कीमतों का निर्धारण किस पर डिपेंड करता है, वो कीमतों का निर्धारण डिपेंड करता है वस्तु की सीमांत उपयोगिता पर, ना कि उसकी कुल उपयोगिता पर। इसके अलावा जो दुर्लभ वस्तुएं होती है, जो सीमित मात्रा में वस्तुएं होती है, उनकी कीमतें प्राय
साधन है, आराम से हमें प्रकृति के द्वारा निःशुल्क रूप से मिल जाता है। इस वजह से उसकी सीमांत उपयोगिता पानी का उपभोग करने से कम होगी, जिससे कीमत भी कम होती है। इस प्रकार आप हीरे व पानी का एग्जाम्पल दे सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद नेक्स्ट नियम जो कि इम्पोर्टेंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे और वो है आपका सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। बड़ा क्वेश्चन 100% इस लेसन में से आता है, चाहे आपका कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता से संबंधित है या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से संबंधित है, या इसके बाद एक और नियम जो करेंगे अपन वो आपका समसीमांत उपयोगिता नियम होगा, उससे संबंधित है, लेकिन क्वेश्चन आता जरूर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिसके बाद सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट आइए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, हम जानते हैं कि वास्तविक जगत में एक आवश्यकता की पूर्ति करना संभव होता है। कैसे? जैसे कोई व्यक्ति भूखा है, आप उसे रोटी खिला दो, पहली रोटी से उपयोगिता मिलेगी, दूसरी रोटी से कम मिलेगी, तीसरी से कम मिलेगी, चौथी से कम मिलेगी, पांचवी से उसका पेट भर जाएगा। इस प्रकार जो उसकी आवश्यकता थी, क्या उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हुई है? उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो गई। कहने का मतलब आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है, करना संभव होता है। इसका कारण यह है कि एक आवश्यकता की तीव्रता सीमित होती है। जो आवश्यकता की तीव्रता है वो सीमित होती है और एक समय के बाद जब आप उस वस्तु का उपभोग कर लेते हो तो वो आवश्यकता आपकी आवश्यकता नहीं रह जाती। जैसे कि भूखे व्यक्ति को आप खाना खिला दो, उसके बाद उसकी भूख मिट जाएगी। प्यासा व्यक्ति है, उसको आप पानी पिला दो, उसके बाद वो प्यासा नहीं रहेगा। इस प्रकार कोई भी जो आवश्यकता है उसकी आवश्यकता की तीव्रता सीमित होती है। स्टार्टिंग में जब उसके पास वो वस्तु नहीं होती है उसकी तीव्रता बहुत तेज होती है। जैसे जैसे वो उस वस्तु का उपभोग करता जाता है उसकी तीव्रता लगातार धीरे धीरे कम होती चली जाती है और एक समय के बाद उसकी आवश्यकता ही नहीं रहती है। जब उस व्यक्ति का पेट भर जाता है खाना खाने से, जब उस व्यक्ति को पानी मिल जाता है तो उसकी प्यास भी बुझ जाती है। कहने का मतलब एक आवश्यकता की तीव्रता सीमित होती है और एक वस्तु की इकाइयों के लगातार उपभोग से उस आवश्यकता की पूर्णतया संतुष्टि की जा सकती है, जिसको मैंने आपको रोटी और पानी के द्वारा बता दिया कि जब हम भूखे व्यक्ति को लगातार 1, 2, 3, 4, 5 रोटी देंगे तो धीरे धीरे उसकी भूख खत्म हो जाएगी और उसकी आवश्यकता की संतुष्टि पूरी हो जाती है या उसकी आवश्यकता की तीव्रता खत्म हो जाती है। एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों का एक दिए हुए समय में उपभोग करने से सीमांत उपयोगिता घटने लगती है। ये मैंने आपको कल सीमांत उपयोगिता वाली सारणी से बता दिया कि किसी दिए हुए समय में एक वस्तु का जब उपभोक्ता उसका यूज करता है तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है 12, 8, 6, 4, 2, 0, -2 के अनुसार जो आपको सारणी बनाई थी। इसे अर्थशास्त्र में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहकर पुकारते हैं। तो इसमें लिख लीजिए, एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों का इकाइयों का
दिया हुआ है। तो एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों का एक दिए हुए समय में उपभोग करने से, दिए हुए समय में उपभोग करने से, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, क्योंकि कोई भी जो परिभाषा लिखते हैं उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। तो एक वस्तु की इकाइयों का एक दिए हुए समय में लगातार उपभोग करने से सीमांत उपयोगिता घटने लगती है। सीमांत उपयोगिता घटने लगती है। इसे भी सीमांत उपयोगिता, इसे भी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहकर पुकारते हैं। और आपकी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएगी। कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और उसके बाद आप जो है रोटी वाला उदाहरण दे सकते हो, पानी वाला उदाहरण भी दिया जा सकता है। इसके अंतर्गत प्रोफेसर मार्शल, जो कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में जो कि महान अर्थशास्त्रियों में नाम आता है प्रोफेसर मार्शल का। तो प्रोफेसर मार्शल का कहना है कि आवश्यकताएं अनेक प्रकार की होती है। सही बात है, आवश्यकताएं तो बहुत प्रकार की होती है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन प्रत्येक आवश्यकता की अपनी एक सीमा होती है, प्रत्येक आवश्यकता की एक लिमिट होती है। उस आवश्यकता के पूरा होने पर उसकी तीव्रता खत्म होती चली जाती है। जैसे ही वो आवश्यकता पूरी हो जाती है, उपभोक्ता को संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार प्रोफेसर मार्शल द्वारा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की परिभाषा में निम्न बातों पर बल दिया है। जो उन्होंने परिभाषा दी है कि व्यक्ति की आवश्यकताएं अनेक प्रकार की होती है और उन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। जैसे ही व्यक्ति उस आवश्यकता को या उस वस्तु को उपभोग करता है, उसके बाद उसकी तीव्रता धीरे धीरे खत्म हो जाती है और उपभोक्ता को संतुष्टि मिल जाती है। तो प्रोफेसर मार्शल ने ये जो परिभाषा दी है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की, उसके अंतर्गत उन्होंने 3 बातों पर बल दिया है। जिसमें सबसे पहली बात आएगी कि वस्तु से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता वस्तु के स्टॉक में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती जाती है। कि वस्तु जैसे जैसे उपभोक्ता वस्तु का उपभोग करेगा, उससे उसे क्या प्राप्त होगी? सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी। जैसे रोटी वाला का डबल रोटी वाला उदाहरण बताती हूँ मैं आपको। ये डबल रोटी थी, यहाँ पर एमयू करेंगे पहले, फिर करेंगे टीयू। पहली रोटी खाई 12 उपयोगिता मिली, दूसरी रोटी खाई 8 मिली, तीसरी रोटी खाई 6 मिली। क्योंकि जैसे जैसे रोटी खाते जाएंगे पेट बढ़ता जाएगा। तो ये देखो 12 और 8 20, 20 और 6 26। तो जैसे जैसे वस्तु के स्टॉक में वृद्धि होगी, टीयू के जैसे जैसे वस्तु का उपभोग करेंगे हम, ये 4 ये 30। तो जैसे जैसे वस्तु का उपभोग करेंगे कुल उपयोगिता के स्टॉक में वृद्धि होती जाएगी, जो कि इसके द्वारा आपको स्पष्ट हो जाएगा कि पहले से 12, दूसरे से 20, तीसरे से 26। तो कुल उपयोगिता के स्टॉक में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। दूसरी बात है, लेकिन ये वृद्धि दर कैसे होती है? घटती हुई दर से। कैसे होगी? घटती हुई दर से। देखो यहाँ पर 12 का अंतर है भाई। जैसे आप यहाँ 0 मानते हो, मान लो पहली रोटी 0 है, कुल उपयोगिता भी 0 है, टीयू भी 0 होगी। तो यहाँ पर डैश लेके चल सकते हैं, अपन डैश मान सकते हो। वैसे 0 लेने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब डबल रोटी यूज ही नहीं करोगे तो एमयू भी नहीं होगी, एमयू भी नहीं होगी तो टीयू भी नहीं होगी। इस प्रकार 12 को आप 0 से माइनस करो तो 12, 20 में से 12 माइनस करोगे तो 8, 26 में से 20 माइनस करोगे तो 6, 30 में से 26 माइनस करोगे तो 4। ये जो टीयू बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन ये कैसी? घटती हुई दर से बढ़ रही है।
जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात बताई इन्होंने, इसी वजह से सीमांत उपयोगिता बढ़ती जाती है। ये घटती हुई दर से बढ़ रही है, इसीलिए सीमांत उपयोगिता लगातार क्या होगी, घटती चली जाएगी। इस प्रकार प्रोफेसर मार्शल ने अपनी इस परिभाषा में निम्न 3 बातों पर बल दिया है, जो कि मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट है, जैसे जैसे वस्तु का उपभोग करोगे कुल उपयोगिता के स्टॉक में वृद्धि होती जाएगी। टीयू जो बढ़ेगी वो घटती हुई दर से बढ़ेगी। और थर्ड बताया मैंने आपको, इसी वजह से टीयू की घटती हुई दर से बढ़ने से सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। इस प्रकार सीमांत उपयोगिता की निम्न 3 बातों पर इन्होंने प्रोफेसर मार्शल ने बल दिया है, इसके बारे में आप देख लेना। इसके बाद सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताओं पर चर्चा करेंगे कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के लागू होने के लिए कौन कौन सी मान्यताएं का होना आवश्यक है। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा की जाएगी। आज इतना ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको नोट डाउन कर दो, जैसा ठीक लगे। डिफरेंस डेल्टा से निकलेगा, बता देना मैंने आपको टीयू निकालने का फॉर्मूला। आगे मान्यताएं कल की जाएगी।